वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। और आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना है। आज भी हम आपके साथ पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ खारजी महाज के ऊपर हुई, कुछ सियासी महाज के ऊपर हुई हैं, तो उन सबके ऊपर बात करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चलते रहे कि कौन कौन सी आपको अहम खबरें मिल रही हैं। बहुत सी खबरें आज इलेक्शन से रिलेटेड हैं जो कि आपको मीडिया के ऊपर नजर नहीं इतनी आ रही, हम आपको उन खबरों के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा जहीर, आज ईरान ने पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसकी हिलावर्जी की है और बलोचिस्तान के अंदर मिसाइल जो उनको दागा है। उनका कहना है कि जैशुल अदल के लोग जो हैं वो वहां पे मौजूद है, जो ईरान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। बहरहाल ईरान से हमें भी बड़े तहफुजात हैं। जो पकड़ा गया था एक जासूस कुलभूषण यादव, वो ईरान की तरफ से ही पाकिस्तान के अंदर आया था। और उसके अलावा अगर आप तारीख देखें तो जो अलकायदा के जो लोग थे और उसके अलावा जो ये दाइश के लोग थे, उनकी ट्रेनिंग भी ईरान के अंदर ही हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त एक जो कहना चाहिए रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया, वो इस वजह से भी किया गया है क्योंकि अब पता है कि फलस्तीन को लेके मामला बहुत खराब, और ये भी हो सकता है कि हम कोई महाज शुरू करते तो उसमें इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाता है ईरान की तरफ, और एक बड़ी जंग की तरफ जा सकते थे जिससे तबाही बहुत ज्यादा फैल सकती थी। तो पाकिस्तान ने अपना सफीर वापस बुला लिया और उनका सफीर निकाल दिया। आप क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट के ऊपर? देखिए, शनीला बिल्कुल ठीक आपने सही कहा कि ये जो ईरान ने एक किस्म की जारहियत की है, इसकी तो जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और जिस तरह आपने खुद बताया कि कुलभूषण वगैरह पकड़े गए, या पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात उस तरह से आइडियलाइज़ कभी भी हिस्ट्री में नहीं रहे। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान जो है किसी भी उसको बहाना बना के वहाँ पे जारहियत करना शुरू कर दे। मेरे ख्याल में ये उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और यहाँ पे पाकिस्तान में खासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर भी, और हमारे कई जितने जर्नलिस्ट भाई हैं उनमें कई सीनियर्स भी हैं, हम्म। इज्जत और बेइज्जती और वो सारा कुछ, वो मकाम अपनी जगह पे होता है, लेकिन सेंस भी प्रिवेल करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप है कि सफीर को वापस बुलाना और उनके सफीर को वापस भेजना, ये काफी बड़ा स्टेप होता है इसको अगर देखा जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने जारियत की है तो आप जो है वो अगले दिन बाबर गोले लेके पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन जो ईरान ने जिस किस्म का स्टेप लिया है वो बड़ा ही हैरानकुन है। ये क्योंकि अखीर ही होता है कि किसी मुल्क की वायलेशन करके हम्म। उसको उस तरह से मिसाइल वगैरह दाग दी जाए। मेरे ख्याल में इसकी मजम्मत ठीक तरीके से होनी चाहिए, लेकिन जो सेंस जो है वो लाजमी प्रिवेल करनी चाहिए। ये नहीं है कि आगे इधर से भी कोई इस किस्म का स्टेप हो। हाँ, हमें वो बालाकोट के दफा भी नजर आया था जब इमरान खान थे। बात उनकी भी ठीक थी कि मैं क्या जंग खोल दूं। बात ये होती है कि जब आप एक दफा जंग स्टार्ट करते हैं फिर वो रुकती आपकी मर्जी से नहीं है, और उसमें बड़ी नस्लों की तबाही भी होती है। और ईरान जो है वो तो जहारियत चाहता ही है। इराक के साथ भी 10 साल वो जंग लड़ता रहा है और अभी भी हमास के मामले के ऊपर भी वो जिस तरह के बयान देता है। लेकिन हमें पता है कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी ईरान के अगेंस्ट, एग्जैक्टली, और बिल्कुल उसमें दूसरी बिल्कुल। दूसरी ताकतें भी शामिल होंगी और वो जंग बहुत बढ़ जाएगी। जो कि देखिए, दूसरे मुल्क तो अपनी जगह पे बैठे हुए, जो तबाही मचेगी वो पाकिस्तान के अंदर मचेगी और बलूचिस्तान के गरीब अवाम उसके अंदर बहुत ज्यादा पिसेंगे। और फिर वो जंग रुकती है, कब जाके रुकती है बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि हमें तो आलमी सपोर्ट मिलेगी, हमें चीन से भी मिल जाएगी, हमें अमेरिका से भी मिलेगी, हमें रूस से भी मिल जाएगी, ईरान को कहीं से नहीं मिलेगी। तो ये ईरान बिल्कुल ने जो, ठीक है। हाँ, और ईरान अपनी तरफ से अगर वो, जिस तरह आपने कहा ना कि पहले ईरान के साथ जंग में रहा है, फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो बैन लगी हुई, हम्म, पाबंदियां लगी हुई हैं, वो तो उसके पास खोने के लिए ऐसा सच शनीला उस तरह से नहीं है। ना ही वो इंटरनेशनल नहीं है। बरादरी के साथ एंगेज करता है। हमारे पास तो हम्म। इंटरनेशनल बरादरी को एंगेज करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, अपने केस को तगड़ा करने का प्लेटफॉर्म है। और अगर बिलफर्ज जंग हो जाती है तो उसमें जो उसके रिperकशन बाद में उसके जो आएंगे, वो वो उसको भी फेस करना हाँ, पड़ता है। तो मेरे ख्याल में बेहतर है यही है कि जिस बेहतर यही तरीके है से कि इसको आप, किया और पाकिस्तान को बस ये है कि खारजी महाज के ऊपर, सफारती महाज के ऊपर, हर फोरम के ऊपर जाके इस मामले को उठाना चाहिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा दुनिया को पता चले ईरान की जहारियत के बारे में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सियासी तौर पे भी कि जो शेर अफजल मरवत है उनके बारे में एक लेटर पीटीआई की तरफ से आया है जिसमें कहा गया कि जी, बानी पीटीआई चेयरमैन ने कहा है कि जी आप अपनी तमाम सियासी सरगर्मियां जो उसको रोक के वापस इस्लामाबाद में आ जाएं। अब आप वाली बात वही होती है कि इमरान खान से जो जाके मिलते हैं मीडिया के लोग आए, उनमें से किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है।
अब ये बात जो सामने आ रही है वो वकीलों के जरिए आ रही है। अब हम में से कोई भी ये तस्दीक नहीं कर सकता कि वाकई इमरान खान ने ये बात कही है या नहीं कही है। नदीम हैदर पंजोता ने भी कहा जी मैं आज 4 घंटे इमरान खान से मिल के आए। तो अगर वो मिल के आए हैं तो क्या उनकी वाकई इमरान खान ने ये बात की अगर कही है तो उन्होंने शेर अफजल मरवत से ये क्यों किया? शायद शेर अफजल मरवत के बयानात बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं, इस वजह से कहा है इमरान खान ने। देखिए ये जो लेटर सामने आया है इसको इमरान खान इसके पीछे है या नहीं है ये तो मैं आता हूँ, लेकिन आपको पता है कि जो ग्रुपिंग है उसको हम बड़े दिन से डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन कल का जो उन्होंने शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया है वो एक किस्म का फाइनल जिसे कहते हैं ना, वो ताबूत के आखिरी की वो था कि उसके अंदर जाहिर है अगर दो मतलब लीडर और उसका नीचे को जूनियर बैठा हुआ एक, तो 100 तरह की बातें करते हैं, आपको बातों को फिल्टर करना होता है। शेर अफजल मरवत साहब ने आरिफ अलवी साहब के हवाले से अगर इमरान खान ने भी बात की होगी या उनके बेटे के हवाले से की है या उनके बेटे को जो रिएक्ट किया है इसने शेर अफजल मरवत ने, सारी चीजें सामने आई हैं। तो इस चीज को पार्टी बैठ के देख रही है। आपको पता है कि गौहर जो है वो और शुएब शाहीन समेत सारी की सारी पार्टी जो इस वक्त जो इमरान खान को मिल के आती है उसमें कोई भी शेर अफजल मरवत के ग्रुप का नहीं है, मतलब वो शेर अफजल की साइड पे नहीं है। इस तरह पता चलता है कि ये 7-8 लोग एक तरफ है और शेर अफजल मरवत जो है वो अकेले एक तरफ है। तो उन्होंने जो कल वाला इंटरव्यू दिया, मैंने अंदर से भी बात की है, उसमें भी यही आया है कि ये रिएक्शन आया है और कुछ लोगों ने ये कहा है, उनके सामने रखी है चीजें इमरान खान के सामने कि ये इन्होंने ये करते फिरे हैं, कराची के अंदर इन्होंने ये बयानात दिए हैं, उसके बाद इन्होंने फिर इंटरव्यू दिया है और ये सारा कुछ है। तो इस हवाले से जब वो चीजें सामने रखी है, आपको पता है कि जब इमरान खान साहब के सामने एक चीज कोई जाके रखेगा तो खान साहब क्या कहेंगे, नहीं 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 ठीक कर रहे ठीक कर रहे, ये तो नहीं कभी भी कहेंगे। वो तो आपको पता है कि जो लीडर जो भी सामने आएगा वो कहेंगे नहीं नहीं आप भी ठीक है आप भी ठीक है। लीडर का तो फिर यही होता था कि उसने ग्रुपों के अंदर पैचअप करवाना होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इमरान खान साहब की मर्जी शामिल है। और नोटिफिकेशन के कहने का मतलब क्या है, जो लोग इमरान खान और शेर अफजल के मरवत के आपस के अगर कोई मेल मुलाकात का या शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो अगर इन वकला ने लेटर लिखा है तो इन्होंने तो खुद सबूत दे दिया कि बानी चेयरमैन ने बुलाया है। इसका क्या मतलब है कि बानी चेयरमैन फिर उसके साथ लिंक है, उसके साथ उस तरह नाराज नहीं है, तो इसी वजह से बुलाया है ना। वो तो अच्छा कहते हैं कि उसमें आप हैं कौन, हाँ या तो ये नोटिफिकेशन जारी करता है कि बानी चेयरमैन ने कहा कि आप हैं कौन, किधर से आए, कौन है आप, तब तो था। हाँ अच्छा, लेकिन एक बात ये भी है ना कि ज़हीर उनकी ज़ुबान भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो उन्होंने एक ट्वीट की हामिद खान साहब के बारे में, जो उनके सीनियर वकील हैं, उनकी पार्टी के शुरू से जो इमरान खान के साथ हैं, उसके बारे में जो उन्होंने कहा, ये जहाँ पे भी मुझे मिलेंगे तो मैं इनके मुँह के ऊपर खंजीर लिखूँ। मतलब इस तरह के जब आपने अल्फाज इस्तेमाल किए तो ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के सामने वो सारे अल्फाज गए होंगे कि इन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन उन्होंने अपनी जो वो वहाँ पे जो कर रहे हैं कन्वेंशन वगैरह उसको रोका नहीं है। अगर आप ट्वीट्स देखें तो वो अभी भी कर रहे हैं कि आज के माड़ी में कर लेंगे, उस पे कर लेंगे, फिर रात वहां पे करेंगे। तो उन्होंने अपनी एक्टिविटी रोकी नहीं इस लेटर के बाद भी। हाँ बिल्कुल, ये देखना पड़ेगा कि वो अगर इस लेटर के बाद भी वापस नहीं आते तो इसके ऊपर फिर ये वाली टीम जो जिन्होंने लेटर जारी किया ये क्या करती है। और खान साहब जाहिर है साफियों को जाके मिल रहे हैं, कल की खबर भी साफियों की पूरी लगी हुई है, आज की भी कुछ टिकर शिकर पूरे लगे हुए हैं। तो इस हवाले से साफी जाके लाजमी पूछेंगे कि शेर अफजल मरवत, तो उस टाइम फिर वो वाली तस्वीर एक सामने आ सकती है साफियों के जरिए, रिपोर्टर्स के जरिए कि इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, ये है कि फिर एक हमें एक तीसरे बंदे से जब बात मिलेगी तो वो फिर ज्यादा ऑथेंटिक होगी अगर एग्जैक्टली, सहाफियों के जरिए निकलती है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। ज़हीर ये जो पीटीआई वाले हैं उनको आज 2-3 दिन हो गए, उनको अपनी कई दफा जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट बदलनी पड़ रही है क्योंकि जाहिर है आजाद हो चुके हैं लोगों को सिंबल बताना। उसकी वजह ये है कि लोग जो है इलेक्शन छोड़ के उनके टिकटें छोड़ के जा रहे हैं। जैसे लोधरा में मियां इकबाल जो हैं उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो अब मुकाबला होगा सिद्दीक कांजू में और जहांगीर खान तरीन में। तो उसमें मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो सिद्दीक कांजू ज्यादा मजबूत हैं उम्मीदवार जहांगीर तरीन से, और इकबाल बैठ गए। अब वहां पे अब किसी उसके बाद जो बैकअप पे कोई होगा बंदा पीटीआई का, उसको टिकट वो देंगे, उसको करेंगे। इसी तरह जो अयाज सादिक का हल्का है वहां से भी 2 एमपीए जो थे पीटीआई के, उन्होंने भी आज कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो अयाज सादिक से मिले। तो जाहिर है पीटीआई के पास ऑप्शन ये है कि एक हल्के में 5-5 6 जैसे मैंने आपको पेशावर का ही बताया था कि वहां से 7-10 लोगों ने जमा करवाया था। इस तरह इस्लामाबाद से भी इतने लोगों, तो जो छोड़ता है बैकअप में कोई ना कोई होता है। लेकिन उससे अवाम जो है वो कंफ्यूज होती जाएगी। पहले एक दिन एक आप निशान बता रहे, दूसरे दिन दूसरा निशान बता रहे। फिर आजम सवाती ने भी कह दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये लगातार 2-3 दिन से जो है वो लोग वापस करें। अभी हम जिनके मुस्तैद उन पर भी बात करेंगे। ये जो वापस करते जा रहे हैं उसकी वजह से जब रोज निशानात बदलेंगे, उम्मीदवार बदलेगा, तो कंफ्यूजन बड़ी क्रिएट हो जाएगी।
अच्छा, मैं इकबाल शाह और आमिर शाह के ऊपर आने से पहले दोनों बात बेटे पे, पहले मैं जरा स्वाति साहब के ऊपर आता हूँ। स्वाति साहब का मैंने पूछा वहां रिपोर्टर पे, कहते हैं जी इलेक्शन से दस्तबरदार होने के अलावा स्वाति साहब के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि स्वाति साहब अच्छा। को पर्सनल उन्होंने बुलाया था पहले। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए थे, और ये चैलेंज वगैरह में भी अपील में उस तरह से नहीं गए, क्योंकि जहां पे भी ये जाके चैलेंज करते तो वहां पे इनको पर्सनल जाके अपेयर होना पड़ता। अब वहां पे शहजादा मुस्तासिब जो है, वो पहले भी शायद उसमें एमपीए वगैरह रहे हैं, उनको आजम स्वाति साहब की जगह लड़ाया जाएगा। जो दूसरा लोधरा वाला है ना, इसमें जो पीपी 227 है या 228 है, पीपी 227 है या 228, ये जो आमिर शाह है ना, ये वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको पीटीआई ने टिकट जारी किया हुआ है। अब मुझे एक, क्योंकि इसके ऊपर मैं, इकबाल की, मैं एनए की बात हाँ, कर रही हूँ, एनए में। यही ना, दोनों बाप बेटा है ना, इकबाल शाह और अच्छा। आमिर शाह। हाँ, तो वो मुझे ये चीज अभी थोड़ी सी मुझे क्लियर करनी वहां के रिपोर्टर से, और कल बल्कि हम इसको, क्योंकि वहां के रिपोर्टर ने मुझे मैसेज किया, मुझे उसके मैसेज की समझ नहीं आई। अभी मैं उसको ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, थोड़ा सा ताखिर होगी तो वीडियो का टाइम हो गया था। लेकिन उसने कहा कि बाप को मिल गई है एनए 155 की, बेटे को मिल गई है 227 या 228, जो भी है, इसमें दोनों में से एक है। मैंने तो इस वीडियो वजह से देखी मैंने थी कहा, उनकी। वो तो जब दोनों को टिकट एक ही पार्टी से मिली है, तो वो किस तरह कह सकता है आगे वीडियो के ऊपर कि एनए के ऊपर आप जाके किसी को भी जाके वोट डाल दें? ये तो नहीं कह सकता कि एनए वाले आजाद है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मालूमात वहां के लोकल उससे नुमाइंदे से लेनी थी, लेकिन ये बीच में रहेगी। लेकिन वहां पे चक्कर असल में ही है। हाँ, लेकिन वही बात है ना, उसकी वीडियो सामने आ गई ना, तो फिलहाल तो एक बंदा खुद आके सामने करा, फिर अय्याज सादिक वाले में भी हो गया। अभी हो सकता है और भी बहुत सी जगहों पे ऐसे मामला चल रहे हो जो कि हमारी नजरों में नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है पूरे मुल्क में 272 आपकी कौमी असेंबली की नशिस्तें, और उसके बाद आपकी कुछ 600 के करीब आपकी सूबाई नशिस्तें हैं, और हर नशिस्त के ऊपर पीटीआई का उम्मीदवार तो खड़ा है। तो पता नहीं कहाँ पे कौन बैठ रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन अपनी टिकट छोड़ रहा है, ऐसी बहुत से वाकयात हो रहे होंगे। अच्छा, आज लाहौर के अंदर जो थे वो ट्राइब्यूनल था, बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच था। इमरान खान के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए हैं, उसमें परवेज इलाही के भी हो गए हैं, मुस्तरद हो गए हैं, सनम जावेद के भी हो गए हैं, मुस्तरद हो गए हैं, शाह महमूद के भी हो गए हैं, हमाद अजहर के भी हो गए हैं। तो ये कागजात नामजदगी जो मुस्तरद, अब इसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट बढ़ता है, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अब शायद वो ना आ जाए, और हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर ही ये जो सारे मामला, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से उनको उम्मीद थी कि उनको हो जाएंगे। लेकिन जो आजम स्वाति ने जैसे पेशावर हाई कोर्ट में खुद बयान दिया कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, यहाँ पे फिर वो गए हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं सबके। अच्छा, इसमें हमाद अजहर का जो केस है ना, वो तकरीबन आजम स्वाति से मिलता जुलता है, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं है ना मफरूर है, साथ हाँ। फिजिकली, वो उनके लिए। बाकी रह गया ये जेल में है, जाहिर है अगर उनके ऊपर मुकदमे इतने चल रहे हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर इतने मुकदमे हैं, उसकी उनका क्या होगा? हाँ, इमरान खान उसके, का फैसला मुअत्तल नहीं हुआ हुआ ना। हाँ, ये तो फैसला भी अतर मुअत्तल नहीं मिनुल्लाह हुआ, ने भी बाकी कहा था मुकदमात कि, भी है। हाँ, अतर मिनुल्लाह ने कहा था कि सजा मुअत्तल होने से फैसला मुअत्तल नहीं होता, तो जाहिर है फैसला मौजूद है तो वो लड़ नहीं सकते हैं। और शाह साहब पे मुझे हैरानी हुई है कि शाह साहब का जो है, ये उनका भी अभी तक जो चल रहा है सारा कुछ, उस पे भी कुछ चीज समझ नहीं आ रही। क्योंकि आज कोर्ट के अंदर मैंने कुछ रिपोर्टर को सुन भी रहा था, जिसमें जिस तरह वो मिसाल के तौर पे निकाह वाला जो केस है इमरान खान साहब के हवाले से, तो उसमें जो चीज, जो एक जिसके ऊपर अदालत फैसला सुना चुकी थी कि ये अपील जो है इसको खारिज कर दिया जाए, दोबारा फिर प्रोसिक्यूशन उसी के ऊपर उसको लेके आ गई है। एक तो ये चक्कर था, दूसरा प्रोसिक्यूशन ने जिन डेली के बुनियाद के ऊपर सारी समात हो रही है, 3 केस में इमरान खान की डेली बुनियाद पे ट्रायल हो रहा है। एक तोशा खाना वाला है, दूसरा जो है ये निकाह वाला है, और तीसरा वो अलकादिर ट्रस्ट वाला। मजे की बात यह है कि ट्रायल डेली की बुनियाद पे होता है, तो डेली प्रोसिक्यूशन आती है। जिस टाइम जमानत की बारी आई थी, और प्रोसिक्यूशन आई थी ताकि जमानत मिल ही न सके। अच्छा, तो ये बड़ी मैंने अजीब सी, अच्छा, मैंने एक आज से पढ़ा है कि जो इद्दत में निकाह वाला है उसको जस्टिस आमिर फारूक को भेज दिया है वहां के जज ने, कि ये उनके पास ये पहले भी और इस तरह के मुकदमा चल रहे हैं, तो ये भी उनको भेज दिया जाए, तो शायद ये जस्टिस आमिर फारूक के पास चला गया फर्द जुर्म लगने के बाद। हाँ, उसमें एक, अच्छा, निकाह वाले में 2 चीजें थी। एक तो जस्टिस जहांगीर साहब ने उड़ा दिया था ना, उसमें था कि जो इद्दत के दौरान नाजायज ताल्लुकात, या जो ताल्लुकात थे, जो भी वर्ड हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो 496 बी का कोई सेक्शन था। तो उन्होंने कहा जी नहीं, कोई नहीं है, वो इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर थी, उसको तो अब कंसिडर नहीं किया जा रहा। लेकिन बाकी चीजों के ऊपर, जैसा मैंने बताया कि ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन वो जब तो देखती है तो रेगुलर हो वो जाती है, तो जब हमने देखती है।
वो तो हमने मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के केस में भी देखा था, डेली की बुनियाद के ऊपर होता था और ये ऐसे ही चलते हैं, जब आपने चलाने होते हैं, जब नहीं चलाने होते तो वो सालों लटकते भी हैं। फिर जब वो अपना केस खत्म कराना था तो फिर 8 साल लग गए थे उसको खत्म करवाते हुए। तो ये मसले चलते हैं, लेकिन बहरहाल एक जो केस है जिसको मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, ना मैं करूँगी, वो है इद्दत में निकाह, क्योंकि हाँ, मैं कभी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। छोटे लेवल पे हम नहीं जाना चाहते। तोशाहाना अल कादर केस जो है वो स्ट्रॉन्ग केस है, वो उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं, देखेंगे भी कि उसके अंदर क्या सारे मामलात चलते हैं। बहरहाल कल आज लेकिन शबाशी साहब एक ने चीज और भी है इसमें, खासतौर पे टिकट्स वगैरह के। आपको याद होगा, आपने कहा था कि इन्होंने 266 में से 233 पे टिकट किए है, तो इसका मतलब इनको पता है कि ये जीतेंगे नहीं। लेकिन आज सूरत जो सामने आई है, पीटीआई ने 266 के 266 में किए हैं, जबकि पीएमएलएन ने 204 पे करवाई है जमा, ठीक है। और इसी तरह 593 की सूबाई नशिस्तें मिला के पीटीआई ने सब पे जमा करवाए, कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि इन्होंने 463 या हाँ, 462 पे किए। हाँ, तो ये बड़ी वो हैरान मैंने वाली चीज पढ़ा है कि है। नहीं, वो मैंने पढ़ा, लेकिन आप देखें ना, जैसे उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी को एनए में सीट्स दी हैं, फिर उसके नहीं, बाद उन्होंने इस्तेकाम हो को इतनी सकता तो कि नहीं दी होगी ना, 208 और सिंध में 266। हाँ, सिंध ये में बड़ा सिंध बहुत में बड़ा फर्क है हाँ, इसके इसके अंदर एक ना। तो एक तो बात ये है कि हाँ, केपीके के अंदर इतनी ज़्यादा नवाज़ शरीफ की पेनिट्रेशन नहीं है, हज़ारा में ज़्यादा है उनकी, और इस बेल्ट के अंदर है, और कुछ इनकी इधर स्वाबी वाली साइड पे है, तो वहाँ पे उन्होंने दी होगी, बलूचिस्तान में सबको दी होगी, और सिंध के अंदर भी इतने उनके कैंडिडेट नहीं, क्योंकि नवाज़ लीग का हमेशा से ज़्यादा ज़ोर जो था पंजाब की साइड पे होता है। और लेकिन पीटीआई का ये है कि पीटीआई के हर बंदे ने वहाँ पे तो एक-एक जगह पे क्योंकि उनके हर बंदे ने टिकट जमा करवा दी हुई थी, तो ज़ाहिर है उन्होंने बहुत से ऐसे अननोन फेसेस को भी वहाँ पे टिकट जारी कर दी, जिनको कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ज़ाहिर है वकीलों को देनी थी, जहाँ से अच्छा वकील मिल गया, उन्होंने दे दी होगी। लेकिन ये अब आज आपने जो फिगर बताई है, ये पहले जो उन्होंने अनाउंस की थी, उस फिगर के अंदर यही था 233, क्योंकि पेंडिंग थी। आज एक फिगर मैंने कहीं पे खबर पढ़ी थी, उसके मुताबिक सब जगहों के ऊपर थे। सब जगह पे, लेकिन अब जैसे क्योंकि अब हाँ, जैसे उसमें लेकिन अब ये टिकटें है ना वापस कि हो एक रही हैं। पार्टी जिसके पास, जिसके बंदों को गिरफ्तार किया गया, जिसका बदला ले लिया गया, जिसकी पार्टी की पहचान ले ली गई, और जिसके बारे में कहा जाता था टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, उन्होंने सारे उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए हैं दोनों जगहों पे। और दूसरी पार्टी जिसने हुकूमत में आना, उनको बंदे नहीं मिल वो तो पहले से अंडरस्टूड था कि केपी के और सिंध के अंदर उनके इतने कैंडिडेट्स नहीं होंगे। उनके ज्यादा तो पंजाब के अंदर, पंजाब में उन्होंने हर सीट के ऊपर अपना बंदा खड़ा किया है, स्वाय जो इस्तेहकाम पार्टी के साथ जो 5-6 उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है। अच्छा, तो मेजर शर्मिला, आपकी एक चीज जो और भी ऐड, एक चीज और ऐड कर दें, ये भी हमारे हाँ जी, देखने वालों के लिए। जिस तरह हमारे पहले दिन से ये है, जिस हम आपस में बात भी जब करते हैं कि वो तो अलग बात है कि आमिर कियानी सब इस्लामाबाद आते हैं नहीं आते। आपको याद होगा मैंने कहा था कि नून लीग को जहां पे नजर आएगा कि हमारी पोजीशन कमजोर है, तो वहां पे वो आईपीपी को एडजस्ट करेगी। इसी तरह उन्होंने जहांगीर तरीन को वहां से नहीं किया 155 से, क्योंकि वहां पे नून लीग तगड़ी है, उन्होंने 149 मुल्तान मुल्तान से में। जाके किया है। इसी किस्म की एक मूव आज आई है कि शफकत महमूद वाला जो हल्का था, सलमान अकरम राजा जहाँ पे लड़ रहे हैं, वहां पे नून लीग ने बंदा खड़ा नहीं किया, वहां पे ओन चौधरी सब खड़े हैं। और ओन चौधरी साहब के बारे में मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि वहां के बंदे, खा वो 117 हो, अली बुखार वाला, शादरा वाला, और खा ओन चौधरी वाला हो, वो सबसे कमजोर है इस वक्त। तो वहां पे भी नून लीग लेकिन ने ये स्मार्ट मूव के लिए। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, 2018 में भी जब बहुत ज्यादा सख्ती थी नवाज लीग के ऊपर, तो 14 सीटें थी लाहौर की, उन्होंने 10 निकाल ली थी। तो अभी भी उन्होंने अपनी जो 10 सीटें रखी हुई है ना, वो उनकी निकल जाएंगी, बाकी 4 जो है वो उनको पता है कि इसके ऊपर ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा। और दो, एक अलीम खान को दे दी, एक ओन चौधरी को उन्होंने दे दिया, तो जो उनको पता है कि अगर हम हार भी गए तो अपने पहले भी 4 हारी हुई हैं, तो पहले भी उन्होंने 10 जीती थी। 2-3 सीटों पे वो स्ट्रांग नहीं है, वहां पे उन्होंने अलीम खान को दे दिया, ओन चौधरी को दे दिया। तो ये उनकी स्मार्ट मूव है अपनी तरफ से। इसी तरह नहीं, लेकिन जो एक चीज है कि 2013, जो 2013 में गलबन शफकत महमूद वाली सीट थी एक लाहौर की ना, बाकी तो इमरान खान अयाज 2000 आके के मुकाबले में नहीं, आ गए थे। 2013 में इन्होंने 12 जीती थी, और 2018 में इन्होंने 10 सीटें जीती थी मैं वही नवाज कह रहा लीग हूँ ने। ना, इसमें हमाद अजहर की सीट भी ऐड होगी थी। और 2018 में सीटें अगरचे कम भी थी, लेकिन मतलब उसके मुकाबले में ज्यादा थी, तेरह के मुकाबले में वोट भी ज्यादा थे, यानी जहां हारे भी थे ना, वहां पे मार्जिन कम था। अच्छा, ये बात है कि नवाज लीग ने लाहौर में 2013 में जो वोट लिए थे, उससे 5% कम लाहौर में लिए थे 2018 में। 18 में। ठीक, हाँ, 18 में उनके 5% वोट कम थे लाहौर के अंदर। अब लेकिन वही है ना कि वो जो सब कहते हैं कि 8-9 सीटें उनकी सिक्योर है लाहौर के अंदर, तो उन्होंने अपनी वो 8-9 सीटें नहीं किसी को इनको दी हैं। देखते हैं इसी अब, क्योंकि हाँ, इस दफा होता क्या है, ये अब देखना पड़ेगा कि क्या कई जगह पर नहीं वो मुकाबला। मैं आपको बता रही हूँ कि जो
सीनियर एनालिस्ट हैं जैसे सुहेल वड़ाई जैसे जो हलकों पे बड़ा काम करते हैं, माजिद निजामी इस टाइप के, उन सबका ये कहना है कि जो 8-9 उनकी सिक्योर सीटें वो हैं लाहौर के अंदर। और इधर मैंने चौधरी गुलाम सरवर का आपको कहा था कि वो भी बड़ी स्मार्ट मूव है, उन्होंने बैरिस्टर अकील जो है वो आगे आ गया और नवाज लीग वाले बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर उसकी कैंपेन चला रहे हैं बैरिस्टर अकील की। तो बड़ा टफ टाइम वो देगा चौधरी सरवर को। चौधरी सरवर का अपना जितना वोट बैंक होगा नवाज लीग का उसको नहीं मिलने वाला। तो वो उनके लिए बड़ा होगा। और शेर रशीद ने जो कह दिया कि जो हलाल का पीटीआई वाला होगा वो मुझे वोट डालेगा। तो अब देखते हैं कि शेख के हलके में क्या होता है, कितने पीटीआई वाले उसको वोट डालने के लिए जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी उस हलके के अंदर भी। तो आने वाले दिनों के अंदर फिर कल हम आपसे बात करेंगे टिकटॉक के ऊपर क्या सिचुएशन रहती है। नवाज शिकार हौजाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, जलसा देखेंगे कैसा रहता है और क्या मंशूर सामने आता है नवाज लीग का, उस पर भी बात करेंगे हम। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।